खबर विस्तार से। खबर अलवर से। अलवर के भिवाड़ी के रिको क्षेत्र में स्थित इनोवेटिव रेसेंस लिमिटेड फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री प्रबंधन आग से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग लगने की घटना आज सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। भिवाड़ी के फेज 2 में स्थित इनोवेटिव रेसेंस प्राइवेट लिमिटेड की ये घटना है। अलवर से सहयोगी राजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पूरा मामला क्या है, किस तरह ये आग लगी और फिलहाल क्या स्थिति? भिवाड़ी के फेज 2 में स्थित इनोवेटिव रेसेंस लिमिटेड कंपनी है जिसमें के एक यूनिट में ये आग लगी है। और कल सुबह ये करीब 4 बजे आग की घटना लगी थी। उसके बाद दमकल की गाड़ी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पे पहुंचे, लेकिन समय रहते उस यूनिट में जो एक इलाका है वहीं पर आग पर काबू पा लिया गया है, जिसकी वजह से ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। करीब 15 से 20 मिनट में ही इस आग पर काबू पा लिया गया। इसलिए कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन कुछ देर बाद पता चल पाएगा। फैक्ट्री प्रबंधन उस बारे में बता पाएगा, लेकिन आग के जो कारण हैं उस बारे में भी अभी तक जिम्मेदार अधिकारी को जवाब नहीं दे पाए हैं। नुकसान का आकलन आप बता रहे हैं अभी नहीं हो पाया है। ये बताइए राजेंद्र, फैक्ट्री के आसपास भी कुछ और फैक्ट्रियां होंगी, दुकानें होंगी, क्या आसपास की फैक्ट्री को किसी तरह का कोई नुकसान? जी, ये इनोवेटिव रेसेंस लिमिटेड कंपनी है। ये यूआईटी का जो भिवाड़ी का फेज 3 इलाका है, औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें स्थित है। आसपास सैकड़ों फैक्ट्रियां इस इलाके में स्थित है, लेकिन ये जो यूनिट है उसी में काफी बड़ा काम चल रहा था। लेकिन एक एरिया में जहां ये आग लगी थी उसको उसी जगह पर उसको काबू पा लिया गया था, जिसकी वजह से इस फैक्ट्री में भी जो दूसरी यूनिट है, दूसरी इकाइयों के वहां पर भी अधिक नुकसान नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं समय रहते इस आग पर काबू पा लिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। खबर टोंक से है, जहां छावनी क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक मकान में बने इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चक्कियाँ रखी हुई थी, कूलर रखे हुए थे, गाज रखी हुई थी, मोटर रखी हुई थी, काफी कुछ सामान था। तो कितने का नुकसान हुआ है आपको? कम से कम 5 से लाख से ऊपर का नुकसान। पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिली थी कि छावनी के अंदर मराठा कॉलोनी के पास आग लगी है, ये मकान के अंदर। तो वहाँ पूछने पर पता चला कि आग बड़ा सा था, उसमें 3 गाड़ियां रवाना की गई और 17 जवानों के साथ इसमें काबू पाया गया 1 घंटे की काफी मशक्कत के बाद। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के रबड़ और ऑयल स्क्रैप में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आसमान में धुएं का गुबार छा गया। काफ़ी मशक्कत के बाद थर्मल प्रशासन ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। सूरतगढ़ थर्मल प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। चूरू के रतनगढ़ से बड़ी खबर है। फूड पॉइजनिंग से 2 लोगों की यहां मौत हो गई। चाय पीने के बाद पिता पुत्र की मौत। 8 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। खेत में ये तमाम लोग काम कर रहे थे। खेत में चाय पीने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। रतनगढ़ के गांव मालपुरा का ये पूरा मामला। फूड पॉइजनिंग से तबीयत, एक परिवार के कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। चाय पीने के बाद इन लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। इनमें 2 बच्चे भी और 2 लोगों की मौत। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी चूरू से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पिता पुत्र की मौत फूड पॉइजनिंग के कारण। मनोज, क्या पूरा मामला, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये रतनगढ़ के मालपुर गांव का मामला है, जहां एक
खेत के अंदर जो कल शाम को और इन लोगों ने भोजन करने के बाद में और चाय का सेवन किया था, जिसके बाद 8 लोगों की ये तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें से ज्यादा गंभीर हालत होने पर इनको पिता पुत्र सहित सभी को रेफर कर दिया गया था और हायर सेंटर रेफर करने के बाद उपचार के दौरान पिता पुत्र की जो है वो मौत हुई है और एक युवक और जो मृतक है उसकी एक बच्ची है, उसकी हालत अभी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। और ये मालपुरा के अंदर जो डूंगरराम सिहाग है उसके खेत की घटना है, जहाँ पे ये सभी लोग काम कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने वहाँ चाय पी थी। चाय पीने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी थी। जी ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर, बस पलटने से बड़ा हादसा। दौसा में सड़क हादसा, बस पलटने से 20 लोग, करीब 20 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गोवर्धन से जयपुर ये बस जा रही थी। इमरजेंसी में अब अतिरिक्त चिकित्सक भी अस्पताल में तैनात किए गए हैं। खुद पीएमओ सहित करीब 10 डॉक्टर घायलों को संभाल रहे हैं। 20 लोग घायल हुए हैं। सड़क हादसा दौसा में, गोवर्धन से जयपुर ये बस जा रही थी और इसी दौरान बीच में ये सड़क हादसा, 20 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। चिकित्सकों की अतिरिक्त टीमें भी यहाँ तैनात की गई है। बस पलटने से बड़ा हादसा। आशीष दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या स्थिति घायलों की फिलहाल, किस तरह यह हादसा हुआ? नेशनल हाईवे 21 पर रीटा बस स्टैंड के समीप यह हादसा हुआ है, जो सिकंदरा थाना क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है। और वैशाली डिपो जयपुर की जो गोवर्धन जी से जयपुर जा रही थी, इसी दौरान यहाँ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें 22 लोगों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही 7 से 8 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा मौके पर बस को सीधा करवा दिया गया है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की जन हानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जब जो लोग घायल हुए हैं उनको संभालने के लिए यहाँ पर चिकित्सकों की टीम तैनात कर दी गई है। दौसा जिला अस्पताल की इमरजेंसी में करीब 10 से 12 डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है, ताकि सारे मरीजों को जल्दी से जल्दी इलाज मुहैया कराया जा सके, क्योंकि जो इंजर्ड हैं वो काफी ज्यादा उनके चोटें लगी हैं। ऐसे में सभी को जा रहा है यहाँ पर, और फिलहाल सभी की स्थिति में सुधार हो रहा है। और जो बस हादसा हुआ है वहाँ पर सिकंदरा थाना पुलिस और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया गया है। साथ ही बस को सीधा करवाने के लिए क्रेन को भी बुलाया गया है। गोवर्धन से जयपुर की ओर ये बस जा रही थी। कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं तमाम लोग? इसमें अधिकतर लोग भरतपुर के हैं और कुछ लोग जयपुर के हैं। ज्यादातर भरतपुर और जयपुर के लोग हैं। 2-4 लोग इसमें उत्तर प्रदेश के भी हैं। हालांकि सभी जगह के यहाँ पर लोग हैं, लेकिन अधिकतर लोग भरतपुर और जयपुर के हैं। सभी लोग घायल हुए हैं, उनको दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 22 लोगों का इलाज दौसा जिला अस्पताल में चल रहा है। 20 से 22 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। चिकित्सा विभाग, अस्पताल प्रशासन किस तरह की व्यवस्थाओं में जुटा है? बिल्कुल, जैसे ही रास्ते की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से जिला अस्पताल में आई, तो यहाँ पर जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर CL मीणा, उन्होंने जितने भी इमरजेंसी के डॉक्टर थे, OPD के डॉक्टर थे, सभी को इमरजेंसी में तैनात कर दिया और 12 से 13 डॉक्टरों की यहाँ पर ड्यूटी लगा दी। साथ ही भी नर्सिंग कर्मी है, एक्स्ट्रा नर्सिंग कर्मी बुलाए गए हैं, ताकि किसी भी मरीज को परेशानी नहीं हो। प्रत्येक मरीज के पास 3 से 4 चिकित्सा कर्मियों की ड्यूटी लगाई है। ऐसे में जल्दी से जल्दी सबकी सुधार हो सेहत में और किसी भी तरह की उनको परेशानी नहीं हो, ये प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। बारां जिले की छिपा बड़ौद थाना पुलिस ने एक हथियार तस्कर को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ईदगाह के पास पुलिस को देखते ही भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने युवक का पीछा किया, उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी की पहचान MP के श्योपुर निवासी नरेंद्र उर्फ नरोत्तम माली के रूप में हुई, जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश में पहले से ही हत्या का प्रयास, लूट की योजना, शराब तस्करी, नकबजनी, अवैध हथियार रखने के मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ में लगी है। खबर चूरू के सादुलपुर से, जहां फर्जी वाणिज्य कर अधिकारी बनकर ठगी करने पहुंचे 3 ठगों को ग्रामीणों ने दबोच लिया और फिर तीनों को रस्सियों से बांधकर जमकर धुनाई शुरू कर दी। साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। बाद में तीनों ठगों को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने तीनों के खिलाफ IPC की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक राजस्थान सरकार और वाणिज्य कर अधिकारी की प्लेट लगी जयपुर नंबरों की बोलेरो में बैठकर तीनों ठग रामपुरा गांव पहुंचे और एक फार्म में पहुंचकर कागजात वगैरह चेक करने का नाटक शुरू किया।
लेकिन इसी दौरान तीनों आरोपियों को ग्रामीणों ने पहचान लिया और तीनों को रस्सी से बांधकर सच उगलवाने के लिए उनकी धुनाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। जोधपुर से बड़ी खबर है। सलमान की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता की कोर्ट में यह सुनवाई होगी। सलमान खान की ओर से ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई होगी। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आज सलमान के मामले में यह महत्वपूर्ण दिन है। कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान की अपील, आर्म्स एक्ट मामले में राज्य सरकार की अपील और अन्य जुड़े मामलों को हाईकोर्ट में लंबित सुनवाई के साथ सुनने की अपील 194 नंबर पर सूचीबद्ध है। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या रहने वाला है आज सुनवाई में? कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? देखिए, अगर बात करें तो जो आज मामले में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सलमान की ओर से जो ट्रांसफर पिटीशन पेश की गई है, इसमें यह मांग की गई है कि सलमान खान से संबंधित जितने भी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले हैं उनकी सुनवाई हाईकोर्ट में की जाए। सबसे बड़ी बात, अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो जिला एवं सत्र न्यायालय जिला जोधपुर में लंबित कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान की अपील, आर्म्स एक्ट मामले में राज्य सरकार की अपील जो है अंतिम बहस के पड़ाव पर है। लेकिन लगातार सलमान खान अनुपस्थित रहे हैं, जिसके चलते अंतिम बहस शुरू नहीं हो पाई। इस बीच सलमान की ओर से ये एप्लीकेशन पेश की गई है। यह याचिका पेश करके सलमान ने ये मांग की और आज याचिका में जो है सलमान की याचिका पर एक महत्वपूर्ण निर्णय आने की संभावना जताई जा रही है। यदि सलमान की यह याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो सलमान के लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होगा, क्योंकि उसे बार बार कोर्ट के समक्ष पेश होना तथा हाजिर माफी मांगने की इसके झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा उसके जो यह केस है जो सीधा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो एक लंबे अंतराल का उसको जो है लाभ मिलने वाला है। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो आज सलमान मामले में महत्वपूर्ण दिन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात दौसा के पुजारी मौत मामले की। मामले पर अपडेट। जयपुर में शव के साथ अब भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। सिविल लाइन फाटक पर ये तमाम लोग धरना दे रहे हैं। मामले पर आज, इस मामले को लेकर आज जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सिविल लाइन फाटक पर किरोड़ी लाल मीणा के साथ बीजेपी भी इसमें शामिल हो रही है। परिजनों के धरने का आज 7वां दिन है और 8वें दिन भी अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। प्रतिनिधिमंडल से सरकार की बातचीत हुई। प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की सरकार से, लेकिन ये तमाम वार्ता, तमाम बातचीत विफल। आखिर कब होगा पुजारी का अंतिम संस्कार, ये सवाल अभी तक भी बना हुआ है। पिछले 6 दिन से महुआ में धरना देने के बाद कल परिजन शव को लेकर जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर पहुंचे और अभी तक यहीं पर डटे हुए हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा था और कल इनकी देर रात सरकार के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता विफल होने के बाद रात भर से ये सभी परिजन शव को लेकर यहीं पर डटे हुए हैं। इनकी मांग है कि जो जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है उसे छुड़ाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो सामने आप लकड़ी का बॉक्स देख रहे हैं उसके पास में जो कॉफिन देख रहे हैं उसके अंदर जो मूक बधिर पुजारी है शंभू शर्मा, उसका शव रखा हुआ है और वो अपने अंतिम संस्कार की बाट जोड़ रहा है। लेकिन इनका साफ कहना है परिजनों का कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये शव को नहीं उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं कि सांसद, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो है वो धरना स्थल पर ही मौजूद है। उनसे बात भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका इस मामले में कहना है। रात भर उन्होंने यहीं पे गुजारी। उनके साथ में जो बगरू के पूर्व विधायक है कैलाश वर्मा, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने अपनी रात यहाँ पर गुजारी है और अब जब बाकी बीजेपी के जो नेता है वो मौके पर पहुंच जाएंगे, जब विधायक वगैरह आ जाएंगे, राज्यसभा सांसद, माफ कीजिएगा, जो लोकसभा सांसद रामचंद्र बोरा और तमाम जो स्थानीय विधायक वो आ जाएंगे, उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे किस तरह की रणनीति होगी। हम एक बार फिर से बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, रात भर से आप यहीं हैं, आखिर मांगे क्यों नहीं मानी जा रही आपकी, क्या कहेंगे? ये तो आप सरकार से पूछें जी। मांग वाजिब है। एक पुजारी को मारा पीटा है, फर्जी रजिस्ट्री हुई है, उसकी मौत हो गई, वो भी गूंगा बहरा था। तो सरकार तो
पूरी तरह से बहरी हो गई तो ऐसे काम चलने वाला है नहीं। संवेदनशीलता से काम नहीं चलेगा, संवेदनशील बनना पड़ेगा और बात सुननी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। तो मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर बैठे। वैसे तो राज्य भर की मांग ये है कि राज्य भर में करीबन 30,000 बीघा जमीन मंदिर माफी के नाम है, जिसमें 18,000 बीघा पर कब्जा है, उसे मुक्त कराया जाए। प्लस एक ऐसा सख्त कानून लाया जाए किसी की हिम्मत नहीं पड़े मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा करने की, और ऐसे पुजारियों की हत्या की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन वहां जो महुआ में मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा कर लिए करोड़ों की पे, और कब्जे करके पुख्ता निर्माण कर दिए, उनको ध्वस्त किया जाए और ये पुजारी के साथ जो अपराध किया है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। देखो, इस तरह की जो घटनाएं हुई, अभी माननीय सांसद महोदय डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जिस तरीके का सरकार का रवैया है और उस रवैये के माध्यम से इस घटना की पुनरावृत्ति हुई। शंभू नामक जो पुजारी थे उनके साथ में किस तरीके की ज्यादती हुई, मारपीट के, मंदिर माफी जमीन के ऊपर कब्जे की भावना के माध्यम से रहते हुए पहले पुजारी को जिंदा जलाया। राजस्थान के अंदर पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चौपट थी। फिर भी बार बार ऐसी घटनाएं जब पुनरावृत्ति हुई तो पहले 6 दिन से कंटिन्यू वहां पे धरना प्रदर्शन चला। जब ये चला कि सरकार पूरी तरीके से सो रही है, जब फिर यहाँ पे राजधानी के अंदर इस सरकार को चेताने के लिए एक शंभू नामक व्यक्ति पुजारी को न्याय मिले और राजस्थान के अंदर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति के ऊपर रोक लगे। इसलिए डॉक्टर साहब के नेतृत्व के अंदर यहाँ पे हम रात भर से यहाँ पे बैठे हुए हैं और भी कल भी पूरे दिन से यहाँ पे धरना जारी था, आज भी है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये चालू रहेगा। कैमरा पर्सन घनश्याम शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए, सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। सिविल लाइन फाटक पर ये धरना दिया जा रहा है। सिविल लाइन फाटक पर सचिन इस वक्त मौजूद हैं। सचिन, अब क्या तस्वीर है वहाँ से? किरोड़ी लाल मीणा तो वहाँ मौजूद हैं। अब लोगों का जमावड़ा और शुरू हुआ होगा, प्रदर्शन धरना चल रहा है, क्या कुछ इन लोगों की आगे की रणनीति? बिल्कुल, देखिए सुमित, कल सुबह 11 बजे ये लोग यहाँ पर आए थे धरना देने के लिए और अब तक तकरीबन 23 घंटे का समय बीत चुका है और लगातार ये अभी तक अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। जिस शव को लेकर ये लोग खड़े हैं उसकी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि पहले वो लकड़ी के बॉक्स में यहाँ पे लाया गया था, फिर बाद में वहाँ पे डीप फ्रीजर इसके लिए रखवाया गया। अब ये जो तस्वीरें हैं ये इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि यही वो शव है जिसके पीछे पूरी लड़ाई चल रही है और ये शव इंतजार कर रहा है अपने अंतिम संस्कार का। क्योंकि देखिए, पहले भी जब इस तरह की बातें हुई तब ये कहा जाता है कि जो शव को इस तरह से रखना कहीं ना कहीं व्यक्ति के मरने के बाद भी उसके जो मानवाधिकार हैं, जो उसका अधिकार है, उनका हनन होता है। लेकिन ये बात जो है अभी फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने नहीं मानी। उनका कहना है कि उससे जरूरी ये है कि जिसकी वजह से ये मौत हुई है, जिनके कारणों से ये मौत हुई है, उन गुनहगारों को जो है सजा मिले। तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, परिजन है उसके साथ हैं। देखिए, खास तौर पर से तो उनका कोई परिजन नहीं है क्योंकि वो अकेले थे अपने परिवार में, मूक बधिर थे, उनका विवाह भी नहीं हुआ था, अकेले थे। लेकिन अब उनके साथ आम ग्रामीण और तमाम तरह के लोग जो हैं वो जुड़ते चले गए। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, सामने अरुण चतुर्वेदी जी हैं जो इस समय धरना स्थल पर मौजूद हैं, कल भी यहाँ पर मौजूद थे और इन्हीं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब धीरे धीरे बीजेपी के जो तमाम तरह के नेता हैं वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अरुण चतुर्वेदी पूर्व मंत्री थे, उनसे बात करेंगे कि जो वार्ता हुई थी उसमें क्या कुछ रहा और क्या कुछ उनका जो है उनका इस पूरे मामले में कहना है। उसको कैंसिल किया जाए। बस आप धरने पे बैठे हैं, कल जो वार्ता हुई थी उसमें क्या कुछ रहा? देखिए, निश्चित तो हमारी 2-3 मांगे थी। पहली चीज ये थी कि जो लोग इस फर्जी रजिस्ट्री के लिए जिम्मेदार हैं उस तहसीलदार को सस्पेंड किया जाए। जो सीईओ जिसने उस मंदिर माफी की जमीनों के ऊपर निर्माण होने दिए, नोटिस देने के बाद भी उनको तोड़ा नहीं, उसको सस्पेंड किया जाए। और साथ ही जो एडीएम इस पूरी घटनाक्रम को लगातार सुपरवाइज कर रहे थे और इसको प्रोवोक करने का काम करते रहे, उनको सस्पेंड किया जाए। जो 2 बीघे की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हुई है उसको रजिस्ट्री को कैंसिल करके वापस जमीन को दिया जाए और मंदिर की जमीन जाएगी, सरकार इन्वेस्ट करेगी। गतिरोध कहाँ बना हुआ है? कल वार्ता हुई, किस बात पर समस्या बनी हुई? सरकार ने बात के लिए बताया, लेकिन सरकार का बात तो करने के लिए केवल राजनीतिक प्रपंच तो किया उन्होंने, लेकिन पहले उनको ज्ञापन की कॉपी भेजने के बाद भी मंत्री महोदय की तैयारी नहीं थी, उसके ऊपर स्पष्ट कोई भी कहने की स्थिति में नहीं थे। इस कारण से हमें बात चलेगा। जैसे उन्होंने साफ मना कर दी कि हम एडीएम पे कार्रवाई नहीं करेंगे, तोड़फोड़ अब नहीं करेंगे, एक्ट के बारे में कोई निश्चित समय सीमा में हम कानून बनाकर ऑर्डिनेंस लाके एक्ट बनाएंगे, इसके बारे में आश्वासन नहीं दिया। अतिक्रमण जो हो रहे हैं उनको हटाने की बात नहीं की। तो केवल आज आई वॉश नहीं, जो सरकार
लगातार पिछले 24 फरवरी को जमीन की फर्जी रजिस्ट्री की एफआईआर होती है 406-420 में, उसके मुलजिम आज तक नहीं पकड़े गए, 2 महीने हो गए। उसी के साथ इसकी 2 तारीख को हत्या होती है, उसकी एफआईआर 302 में, उसका मुलजिम नहीं पकड़े गए। जो एक ब्राह्मण की हत्या होने के बाद 1.5 महीने तक न तो फर्जीवाड़े की पकड़ती है न जमीन के मुलजिमों को पकड़ पाती है। उस सरकार केवल अभी भी लिपापोती करने में लग रही है। उनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। चुनाव से ये महत्वपूर्ण नहीं है कि एक पुजारी की लाश यहाँ पड़ी है और उसके विषय को लेकर के गंभीर होकर हम चिंता करें। आज 8वां दिन है, कब तक इस तरह से मतलब शव को लेकर लोग बैठे रहेंगे? आप लोग जो है उस पर उनके साथ दे रहे हैं। देखिए, शंभू पुजारी तो इस चीजों से लड़ते लड़ते चला गया, लेकिन सारे राजस्थान में पंडित पुजारियों की जमीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं। लगभग 30,000 बीघे की जमीन है, जिसमें से 18,000 बीघे के ऊपर कब्जा हो चुका है। तो शंभू पुजारी की एक मौत उसका बलिदान काम आ जाए और संपूर्ण समाज को इन चीजों से मुक्ति मिले। साफ कर दिया है, बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद हैं, अरुण चतुर्वेदी, साफ कर दिया उन्होंने कि धरना अभी जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मान ली जाती है। शुक्रिया सचिन, तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की और। खबर कोटपुतली से। कोटपुतली में करीब 8 घंटे तक इसी तरह विरोध कर रहे लोगों को समझाने का दौर चला, तब जाकर मरीज की मौत पर जारी विरोध खत्म हो पाया। यहां बीडीएम अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। खबर के बाद मौके पर पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। कई दौर की वार्ता हुई। आरोपी डॉक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज करवाने और मुआवजे की बात पर सहमति भी बनी, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि यहां 7 अप्रैल की रात को अंबेडकर हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने उसे जयपुर रेफर किया, लेकिन इसी दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लापरवाही का आरोप लगाकर परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। जवान स्टूडेंट था जो बीडीएम अस्पताल में भर्ती हुआ और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु को लेकर के उसके परिजनों का जो है विरोध था कि इलाज में लापरवाही हुई और उसके लिए कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। हमने संबंधित विभागों से जानकारी ली कि कोई सहायता दे है, तो जानकारी में ये आया कि इस स्थिति में किसी भी तरह की कोई सहायता दे नहीं है। साफ पानी आपका अधिकार है। अगर आपके इलाके में पेयजल की समस्या है तो अपनी आवाज न्यूज़ 18 राजस्थान पर उठाइए, क्योंकि प्यास भर पानी जरूरी है। पीने का साफ पानी आपका अधिकार। अधिकार मिलना जरूरी है। न्यूज़ 18 पर उठाइए अपनी आवाज। प्यास भर पानी जरूरी है।